अगर आप भी वीडियो एडिटिंग करके 1 लाख कमाना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर चूज करें और साथ ही साथ ये भी कंफ्यूजन होता है कि पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा, पेड कोर्स करूं या यूट्यूब से सीख लूं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आज के इस पॉडकास्ट के गेस्ट है परी जैन, अभय भाई, आदित्य भाई और अजीम भाई। इन लोगों ने वीडियो एडिटिंग के मदद से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमने इनसे डिटेल में सब कुछ बात किया कि भाई सॉफ्टवेयर कैसे चूज करें, पेड कोर्स करें या फ्री कोर्स करें, क्लाइंट कैसे मिलते हैं, पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड किया जाए, हाई टिकट क्लाइंट कैसे मिलेंगे, 2025 में कौन सा टूल्स यूज करना चाहिए वीडियो एडिटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, और साथ ही साथ आपको 1 लाख तक कैसे कमा सकते हो। आज के इस वीडियो में प्रॉपर जानकारी मिलेगा। अगर आपको महीने का 1 लाख रुपया बनाना है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, बहुत मजा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग ये पॉडकास्ट है। स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। आपने वीडियो एडिटिंग कैसे सीखा था और कैसे स्टार्ट हुआ था आपका जर्नी? तो मेरी जर्नी वीडियो एडिटिंग से पहले शूटिंग से स्टार्ट हुई थी। तो मैं वीडियो शूट करता था और जब शूट करता था मैं वीडियोस, तो क्या दिक्कत थी कि वन शॉट में शूट करना पड़ता था। लाइक मोबाइल का जो पॉज बटन था वही मेरा एडिटिंग टूल था बस। तो जहाँ कुछ इशू होता था मैं पॉज कर लेता था, बाकी जगह स्टार्ट करो वापस रिज्यूम करके। तो उसमें तो काफ़ी इशू होता था ऑफकोर्स। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करी कि कैसे इस चीज़ को बाद में टैकल कर सकते हैं। शूट करने के बाद कोई मिस्टेक होती है तो उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। वहाँ मुझे एडिटिंग के बारे में पता चला। विंडोज़ मूवी मेकर करके एक सॉफ्टवेयर आता था, उससे मैंने स्टार्ट किया था। एंड वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई एंड फिर कंटिन्यू रही कॉलेज ईयर्स तक। मेरे को और वीडियोस बनाने का प्लान हुआ। मैंने इसी तरीके से स्टार्ट किया। VFX वगैरह में थोड़ा सा एंटर करा, आफ्टर इफेक्ट्स एंड ऑल मैंने सीखा कि VFX रिलेटेड वीडियोस वगैरह बना पाऊँ मैं। एंड यप, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप एडिटिंग करते करते ही सीखते हो। मतलब जैसे आपने ट्यूटोरियल वॉच करे, एडिटिंग करी, उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आती रहती है जब आप क्लाइंट के साथ काम करते हो। जैसे आप क्लाइंट के साथ काम करोगे तो उनका फीडबैक देते हैं ना क्लाइंट आपको, वो बिगनर के लिए फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर बिगनर फीडबैक नहीं लेगा तो वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगा अपने आप को। अगर वो फीडबैक नहीं लेगा कि उसकी एडिटिंग कैसी है और अगली वीडियो में उसकी क्या मिस्टेक नहीं करनी है, तो जब तक वो फीडबैक नहीं लेगा जब तक वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। ओके, मुझे जहाँ तक याद है जब मैंने अपना करियर जब स्टार्ट किया था, मुझे भी इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा वीडियो एडिटिंग में। तो मैं और मेरा एक दोस्त था, स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्ट किए थे। तो 1 महीने ना एक कमरे में थे और पूरा एडिटिंग सीख गए। मतलब कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा था उस समय। 1 महीने एक कमरे में बंद हैं और पूरा एडिटिंग हम सीख गए। हमें उसके बाद ना कुछ बनाने लगा कि चलो कुछ आ गया, फिर इंटर्नशिप लग गया। और एडिटिंग में ये भी होता है ना कि जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो ना, तो बहुत लोग बोलते हैं कि आपको एडिटिंग सीख लोगे आ जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन मेरा मानना ये है ना कि अगर आप एडिटिंग सीख रहे हो तो अगर आपके अंदर वो एक चुल होता है ना, अगर वो आ रहा है ना, तब आप एडिटिंग की फील्ड में बहुत आगे जा सकते हो। आप मानते हो इस बात को? हाँ, मैं मानती हूँ। क्योंकि अगर तुम्हें जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है ना तो तुम उसे और इन्जॉय करके सीख सकते हो। अगर तुम्हें उसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, सपोज मुझसे कोई ज़बरदस्ती बोल रहा है कि वीडियो बनाओ, तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तो मैं नहीं बना पाऊंगी। अगर मेरे को खुद इंटरेस्ट आता है, मैं सुबह सुबह उठती हूँ कि हाँ चलो आज तो शूट करना है, तो मुझे खुद इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों में। तो जिसको जिस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट आता है ना, वो उसको और ज़्यादा अच्छी तरह करता है। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 17। मुझे ऑनेस्टली वीडियो एडिटर बनना ही नहीं था। शुरुआत में मैंने नहीं सोचा था कि मैं वीडियो एडिटर बनूंगा। मैं 12th क्लियर करने के बाद अपनी JEE की तैयारी कर रहा था, JEE एग्जाम्स की। मैंने 1 साल का ब्रेक लिया हुआ था टू स्टडी। बट इन द मीन टाइम मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह अपनी देखता था और बनाता था। मैं यूट्यूब से बहुत फैसिनेटेड था कि दिस द थिंग, दिस ग्रेट थिंग। मैं टीवी नहीं देखता था, मैं एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब ही देखता था इतना ज़्यादा। तो वहाँ पे आई गॉट टू नो कि एक बंदा जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन बना रहा है, एक थंबनेल बना रहा है एक बंदे का, एंड उस चीज़ को उसको पैसे मिल रहे हैं। भाई मैं शॉक हो गई कि मतलब सेम चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास भी कंप्यूटर है, मैं भी कर लूँ, मेरे पे नेट है। तो मैंने वो चीज़ ट्राई करा। वहाँ से आई स्टार्टेड एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। मैंने क्रिएटर्स वगैरह को रीच किया एंड देन आई इवॉल्व्ड इनटू अ वीडियो एडिटर। मेरा जर्नी लॉकडाउन से पहले, मतलब लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ था। लॉकडाउन से पहले मैं कॉल सेंटर में वर्क करता था, ठीक है। फिर लॉकडाउन में कुछ करने को था नहीं, तो लॉकडाउन में मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आया वीडियो एडिटिंग वगैरह देख के। मतलब थोड़ी एस्थेटिक वगैरह वीडियो एडिटिंग होती थी, रील्स वगैरह पे देखते थे, तो मैं सोचता था इसको एडिट कैसे करते हैं। अच्छा, उस टाइम पे मैंने लैपटॉप ले रखा था, ठीक है। फ़ोन से मेरे को शुरुआत से स्टार्ट करना ही नहीं था। मुझे पता था कि हाँ भाई फ़ोन के एडिटरों को क्लाइंट वगैरह नहीं मिलते,
मेरे से मैंने वीडियोस वगैरह देखी थी, बहुत मुश्किल हो जाती है मतलब। मैं क्या फिर फ़ोन से स्टार्ट करूँगा, फिर लैपटॉप पे स्विच करूँगा, तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी वो। तो मैंने लैपटॉप में ही ऐसे ही स्टार्ट करा। GFX मेंटोर चैनल है, वो मैंने देखा स्टार्टिंग में, ठीक है। मतलब मैंने कोर्सेज वगैरह कोई नहीं लिए, सिर्फ यूट्यूब से ही देखा और यूट्यूब से ही स्टार्ट करके और धीरे धीरे करके मतलब क्लाइंट्स भी मिलने लगे। फिर मैं कोल्ड ईमेलिंग मतलब करने लगा। कोल्ड ईमेलिंग के बाद फिर मेरे को क्लाइंट्स मिले। उसके बाद मैंने पर्सनल ब्रांडिंग करी अभी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। पर्सनल ब्रांडिंग से मेरे को मतलब अभी क्लाइंट इतने सारे हैं कि खुद ही DMs वगैरह आते हैं। किसी ने मेरे को बताया कि यार स्टेप लो, पर्सनल ब्रांडिंग करते हुए चलो। पहले क्लाइंट की तरफ नहीं भागा, मैंने 1.5 साल खुद को दिया। मैं क्या पहले खुद का हुनर मतलब तराशो, जितना ज़्यादा अच्छे से तराशा जाए। अगर मैं बेसिक से क्लाइंट ढूंढना स्टार्ट करता था तो मेरे को शायद नहीं मिल पाते वैसे क्लाइंट। 200-400 वाले मिल जाते, 200-400 रुपये में रील एडिट। मेरे को क्लाइंट चाहिए थे नहीं, क्योंकि मेरे को फिर उनका बढ़ाने में ना बहुत टाइम लगता। तो मैंने अपने मतलब हुनर को तराशा धीरे धीरे करके, जल्दी जल्दी करके, मतलब 1 साल 1.5 साल मैंने लगा दिया। उससे पहले मैंने क्लाइंट ढूंढा ही नहीं। लॉकडाउन में ही सीखा, मतलब लॉकडाउन में क्लाइंट मिल गया मेरे को। आप बताओ कि आपका फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिले थे और क्या पेमेंट वगैरह उनका था? तो फर्स्ट क्लाइंट का सीन ऐसा था कि जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी या सोचा था कि मुझे स्टार्ट करनी है, तो उस टाइम पे मैंने फाइवर, अपवर्क इन सब पे स्टार्ट किया था। बट वहाँ से मुझे कोई भी क्लाइंट नहीं मिला कभी भी। आई ट्राइड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने 1-2 साल ट्राई किया बट नहीं मिला क्लाइंट। तो ऐसा हुआ कि मैं वापस छोड़ दिया था फ्रीलांसिंग, थोड़ा सा बैक ऑफ कर गया था कि छोड़ो ये सब नहीं होगा, काम नहीं करता है, जो लोग करते हैं उनका कर जाता है। बट मेरे कॉलेज में लोगों को पता चला, मैं जो VFX वगैरह के वीडियोस बनाता था वो मैं डाल देता था इंस्टाग्राम पे। जी। तो मेरे कॉलेज के एक फ्रेंड को लाइक कहीं से नोटिफिकेशन आया था कि उनको एक वीडियो एडिटर की रिक्वायरमेंट है किसी स्टार्टअप को। तो उसने मुझे रिकमेंड कर दिया था बिकॉज मेरा काम उसने देखा हुआ था इंस्टाग्राम पे। तो वहीं से पहला क्लाइंट मुझे मिला था। बट उसके बाद काफ़ी अच्छा मैंने उन्हें डिलीवर किया काफ़ी टाइम पे, और जैसा होने चाहिए था वैसी टाइप की वीडियोस ही डिलीवर करी। तो इम्प्रेशन अच्छा बना, तो वहाँ से फिर रेफरेंसेस मिले काफ़ी ज़्यादा एंड जर्नी स्टार्ट हो गई। तो इसमें लिंक्डइन आप यूज करते हो? हाँ करता हूँ। ओके, तो लिंक्डइन से आपको लगता है कि उससे ज़्यादा क्लाइंट मिलते हैं? हाँ, इस टाइम पे लिंक्डइन का काफ़ी ज़्यादा हो गया है कि लिंक्डइन से काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं। एंड मैंने नोटिस करा है काफ़ी लोगों को लिंक्डइन से क्लाइंट लेते हुए। लिंक्डइन पे जॉब पोस्टिंग्स आती हैं। इवन मेरा जो तीसरा या चौथा क्लाइंट था वो भी लिंक्डइन से ही मिला था, जहाँ एक पोस्टिंग आई थी, गूगल फॉर्म था, मैंने फिल कर दिया था एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। काफ़ी लोग इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी इस टाइम पे क्या चीज़ करते हैं, फाइवर पे जा रहे हैं, वर्क पे जा रहे हैं, वहाँ कोशिश कर रहे हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर लेते हैं तो इंस्टाग्राम पे DMs करने लगते हैं, कोल्ड ईमेल्स करने लगते हैं। लिंक्डइन, ट्विटर, ये 2 एक ऐसी प्लेटफॉर्म्स है अभी इस टाइम पे जो ज़्यादा लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, बट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं उस जगह पे। बिकॉज मैक्सिमम जो फाउंडर्स हैं स्टार्टअप्स के, मैक्सिमम जो लोग कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं वो लिंक्डइन और ट्विटर पे ही है। ओके, और ये जो बिगिनर हैं उनको स्टार्टिंग में लिंक्डइन फोकस करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ऐसा लगता है। क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा फाउंडर एक्टिव हो गए हैं लिंक्डइन पे और कॉन्स्टेंटली वो पोस्टिंग वगैरह भी कर रहे हैं। अब तो लिंक्डइन वीडियो भी लॉन्च कर दिया हो, तो बहुत लोग वीडियो भी वहाँ पे पोस्टिंग कर रहे हैं। हाँ, वो भी काफ़ी चालू कर दिया लोगों ने, वहाँ पे भी पोर्टफोलियो वगैरह शेयर करना है, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। तो अभी लिंक्डइन काफ़ी जो बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए लिंक्डइन बेस्ट हो सकता है, या उनको अपवर्क और फाइवर पे रीच आउट करना चाहिए क्लाइंट के लिए? देखो, जो स्टार्ट कर रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो हर प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए, कोई एक प्लेटफॉर्म चूज़ करके नहीं करना चाहिए। बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज जस्ट प्लेटफॉर्म और हार्डवर्क और पोर्टफोलियो या स्किल्स, लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी या एक वे पे जाके ट्राई कर रहे हो तो आपकी 1% चांस है कि आप सक्सेस हो जाओगे। बट आप एक साथ 10 जगह ट्राई कर रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी 10 टाइम्स हो जाती है। तो उस तरीके से काम करो तो 10 गुना ज़्यादा चांसेस होंगे आपको क्लाइंट मिलने के। राइट। वो जो फर्स्ट क्लाइंट होता है ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। एक क्लाइंट मिला, उसके बाद फिर दूसरा कहीं ना कहीं उसके थ्रू मिल जाएगा, या कहीं ना कहीं और से मिल जाएगा, या किसी और को वर्क आपका अच्छा लग गया वहाँ से मिल जाएगा। तो जो फर्स्ट क्लाइंट होता है उसी में दिक्कत आता है मेरे अकॉर्डिंग, तो ऐसा होता है। क्योंकि मेरे भी जो फर्स्ट क्लाइंट थे, जब मैंने अपने कॉलेज में था तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट क्लाइंट मिला, मैं देखने लगा बहुत सारे क्लाइंट उसके बाद आने लगे। फर्स्ट क्लाइंट एक्चुअली डिफिकल्ट भी होता है 2 तरीक़ों से। पहले तो आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं होता, तो पहले क्लाइंट को मनाना या अप्रोच करना, किस बेसिस पे आप अप्रोच करोगे, कि आप शो कर रहे हो कि उसको आप डिलीवर करोगे। राइट। देन सेकेंडली एक कॉन्फिडेंस वाली चीज़ भी होती है। जब आपको आज तक एक भी क्लाइंट नहीं मिला है तो आप खुद में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यार हम कर भी सकते हैं ये चीज़। बट एक बार वो क्लाइंट मिल जाता है, वो पहला अर्निंग आ जाती है, तब एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि हाँ यार इसे कंटिन्यू करना है, आगे करना है एंड वी कैन डू इट। फर्स्ट क्लाइंट के लिए मेरे पास ना एक व्हाट्सएप ग्रुप था, ठीक है, बट वो पता नहीं कहाँ से आया था, बट वो मेरे पास था। उसके अंदर ना क्लाइंट्स अपनी डिटेल्स वगैरह भेजते रहते थे, जैसे डिस्कॉर्ड पे नहीं होता कि अपने क्लाइंट्स ये भेज देते हैं, इतना बजट है आपका। मेरी पहली वीडियो मैंने एडिट करी थी 50 रुपए में। ओके। हाँ,
तो किस टाइप का वीडियो था? वो टॉकिंग हेड वीडियो था। ओके। फिर मैंने उनकी एडिट करी और एक दो बार तो मेरे साथ ऐसे भी हुआ था कि मतलब मैंने वीडियो दी उन्हें एडिट करके और उन्होंने पेमेंट नहीं दी। होता है ये एडिटिंग। हाँ। और स्टार्टिंग में तो पता भी नहीं चलता है कि आप समझ ही नहीं आता कि पैसे कैसे ले अगर कोई क्लाइंट नहीं देता है तो। पहले तो ये था मतलब वो 50 रुपए में दे रहे हैं ना कि हाँ भाई ये तो बहुत सही है। हाँ। और फिर बाद में पता ये चला कब की कि बात है? ये मेरी जब मैंने एडिटिंग सीख रही थी ना, ये उसी के बीच का क्लाइंट था। ओके। हाँ, सीखने के बाद जब कंटेंट बनाया फिर तो क्लाइंट मेरे इंस्टाग्राम, मेरे पोर्टफोलियो, इन सब से आने लग गए। जब मैंने पोर्टफोलियो भी नहीं बनाया था ना, उस टाइम का क्लाइंट था वो मेरा। ओके, आपका जो कंटेंट क्रिएशन वाला जर्नी है और जो इंस्टाग्राम का कंटेंट क्रिएशन वाला जर्नी है और एडिटिंग वाला, ये लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ? हाँ, लास्ट ईयर में ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उससे पहले मैं सब कुछ सीख रही थी और ये सब था। फिर वो ब्यूटी वाला चैनल था, उसके बाद ये सब स्टार्ट हुआ था। देखो ये चीज़ मुश्किल है, पहला क्लाइंट पाना बहुत मुश्किल है, बट अगर तुम रेस के अंदर एंटर कर गए ना तो फिर तुम फ्लो के अंदर स्मूथली चले जाओगे। ठीक है, तो पहला क्लाइंट लाने के लिए देखो मेरे लिए ये खेल थोड़ा इजी हो गया था क्योंकि मैंने ग्राफिक डिजाइनर से स्टार्ट किया था। तो मेरे को यूट्यूबर्स के मेरे पास कांटेक्ट थे। फॉर एन एग्जांपल अनमोल जायसवाल, मैं उनके लिए थंबनेल बनाता था। तो अगर मैं किसी को वीडियो एडिटिंग के लिए पिच कर रहा था ना उस टाइम, तो मैं ये बोलता था कि मैंने अनमोल जायसवाल के साथ काम किया हुआ है, सो यू कैन हायर मी। तो इसलिए मेरा ये थोड़ा सा ईजी हो गया था। बट मैं लोगों को क्या रिकमेंड करूंगा, अगर तुमने जस्ट स्टार्ट करा है तो फिर तुम कम पैसे वाले प्रोजेक्ट्स करो, क्योंकि उससे तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़ेगा। क्योंकि जैसे मान लो तुम डे 1 के अंदर किसी बड़े क्रिएटर के पास चले जाते हो, फॉर एग्जांपल थगेश के पास चले जाते हो, तो थगेश के पास तुम किस कॉन्फिडेंस से जाओगे? ठीक है, तुमने अभी अभी स्टार्ट करी है, इवन वो भी तुम्हें हायर नहीं करेगा क्योंकि उसको भी एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, उसको अपना प्रोडक्ट अच्छा चाहिए। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कम पैसे वाले प्रोजेक्ट शुरू में करो अगर तुम्हें मिल रहे हैं, और उससे तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़ेगा और तुम्हारा ना कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल तुमने कोई कम पैसों में प्रोजेक्ट किया है एंड देन उसको तुम डे 1 से देख लो, तुमने डे 1 पे ये एडिट किया एंड डे 10 पे जो एडिट देखोगे ना वो डे 1 से काफ़ी ज़्यादा गुना बढ़िया होगा, राइट? तो तुम अगर डे 10 वाले एडिट को लेके जाओ ना किसी बड़े क्रिएटर पे तो ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। सो तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। सो दिस द थिंग। आपका पहला क्लाइंट मिला, वो कितना पे किया था? कितना पे किया था? वाओ, माय फर्स्ट क्लाइंट वाज बीस्ट पर शो। यार मेरे को ना ये नहीं बताना चाहिए था बीस्ट पर शो। अब मैं अमाउंट नहीं बता सकता, पहले मैं अमाउंट बता देता। देखो द अमाउंट वाज गुड एज अ वीडियो एडिटर, जो मिलना चाहिए ना, इट वाज अ गुड अमाउंट। इट यार मैं कैसे बताऊँ, अच्छा अमाउंट था भाई, अच्छा था। और जो अमाउंट वो था ना वो आगे इंक्रीज हो गया था क्योंकि शोम भैया को मेरे 8 पसंद आ गया था। मेरा फर्स्ट क्लाइंट था रील का, मतलब शॉर्ट ब्लॉग भी बनाते थे वो। तो मैंने उनको अप्रोच करा। उस टाइम पे मैं इंस्टाग्राम पे डालता नहीं था, तो मेरे पास क्लाइंट्स वगैरह थे नहीं क्योंकि जानते नहीं थे मतलब मेरे को लोग। धीरे धीरे करके मैंने ईमेल, मतलब कोल्ड ईमेलिंग करी, मैंने उनको मेल डाल दिया। अब जब आप अपनी पास से अप्रोच करते हो ना, तो मतलब आपको पेमेंट के लिए भी आपको मतलब दबना पड़ता है कि भाई मेरे सामने से अगर बंदा कर रहा है तो मैं बार्गेनिंग कर सकता हूँ। जब मैं खुद ही कर रहा हूँ तो फिर वो जो पेमेंट बोलेगा वही। तो मेरे को उन्होंने 400 पर रील के हिसाब से दिए थे। तो उनकी वीकली 2 या 3 मतलब शॉर्ट्स होते थे बस, 400 पर शॉर्ट के हिसाब से। तो उनका मंथली वर्क करता था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके मतलब ब्रांडिंग करी, इंस्टाग्राम पे डालना स्टार्ट करा, तो लोगों को पता लगा। मैं सबसे बेस्ट वे बता रहा हूँ, अगर कोई एडिटिंग सीख लेना तो उसको कोल्ड ईमेलिंग करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपना बिफोर आफ्टर का वर्क डाले, मतलब इंस्टाग्राम पे बिफोर आफ्टर वर्क डाले, कुछ एडिटिंग मेथड्स डाले, मतलब लोगों की नजरों में आना चाहिए ये बंदा एडिटर है। जैसे फाइनली एडिट मैंने भी मतलब काफी सारों को देख के करा। मैं क्या, पर्सनल ब्रांडिंग अगर कर रहा है बंदा तो उसको क्लाइंट के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, क्लाइंट खुद ही आ रहा है। और जो क्लाइंट खुद आता है ना, तो हम अपने मनपसंद के रेट्स उसको बोल सकते हैं, क्या हमारे मतलब हम क्या चार्ज करते हैं। अगर हम किसी के पास जा रहे हैं ना, 400 में बोलेगा तो 400 में करनी पड़ेगी, 300 में बोलेगा 300 में करनी, क्योंकि हमने अप्रोच करा है ना उसको। यहाँ पे जरूरत हमारी है, जो हमारे को खुद अप्रोच करेगा तो उसकी जरूरत है एडिटिंग की। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड किया जाए? तो अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो होती है कि अगर पहले तो जेनरिक पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले चीज़ होती है कि आप बहुत सारे वर्सेटाइल रखो अपने पोर्टफोलियो को, काफ़ी सारे अलग अलग टाइप की एडिटिंग स्टाइल्स रखो अपने पोर्टफोलियो में। क्योंकि अगर आप या तो आप एक एडिटिंग स्टाइल रख रहे हो तो वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, फिर इतनी अच्छी हो कि मतलब उस एडिटिंग स्टाइल के लिए आपको जाने लो। जैसे अली अब्दाल की स्टाइल है, तो अली अब्दाल के जो एडिटर हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है वो। तो उस टाइप की या तो आपकी एडिटिंग हो उस स्टाइल में, या फिर आप थोड़ा जेनरिक पोर्टफोलियो बनाओ, थोड़े और स्टाइल्स इंक्लूड करो अपने पोर्टफोलियो में, जिससे कोई क्लाइंट आपका पोर्टफोलियो देखे तो उसे उसकी नीड वाली वीडियो मिल जाए। क्योंकि आप कितने भी अच्छे हो एडिटिंग में, बट अगर मुझे मान लो चाहिए सिर्फ मोशन ग्राफिक्स टाइप की वीडियो और वो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है,
तो मैं आपको पोर्टफोलियो देख के रिजेक्ट ही कर दूंगा। बाकी वीडियोस कितनी भी अच्छी हों मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास नहीं है। सेकेंडली, कैटेगराइजेशन एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेट से आपके पोर्टफोलियो में वीडियो है जो मुझे चाहिए, बट आपका पोर्टफोलियो कैटेगराइज नहीं है अच्छे से, तो वहाँ पे भी क्या सीन होता है कि मान लो 50 वीडियो पड़ी हुई हैं आपके पोर्टफोलियो में, मुझे कोई 2 वीडियोज़ हैं जो मुझे केटर कर रहे हैं, मैं उन 2 वीडियोज़ तक पहुँच ही नहीं पाऊँगा। उससे पहले मैंने और कोई वीडियोज़ देख ली, मुझे नहीं अच्छी लगी, मुझे लगा रेलिवेंट नहीं है, तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा दूसरे पोर्टफोलियो पे। तो कैटेगराइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैटेगरीज में डिवाइड कर दो अपने पोर्टफोलियो को, कि ये वाली वीडियोज़ यहाँ पर है, ये वाली वीडियोज़ यहाँ पर है, जिससे मुझे जो कैटेगरी चाहिए मैं सीधा वो खोल के अपनी वीडियो चेक करूँ और जज करूँ आपको आपके काम पे। डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। एक तो मतलब अपना खुद की वेबसाइट बना लो, बट वो पेड होती है, कुछ लोग नहीं बनाते। एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि लोग ना पोर्टफोलियो अपना ड्राइव पे बना देते हैं, और ड्राइव पे बनाते हैं तो वो इतनी ज़्यादा वीडियोस डाल देते हैं पोर्टफोलियो के अंदर कि क्लाइंट वो देखे ही ना। ठीक है, इतनी सारी वीडियोस डाल देंगे, मतलब क्लाइंट के पास टाइम नहीं होता। क्लाइंट बस आपकी 4-5 वीडियोस देखता है स्टार्टिंग की, वो आपको जज कर लेता है कि आपकी एडिटिंग कैसी है। ठीक है, बट मैं सजेस्ट करूँगी, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने भी फेस किया है, फिर मैंने अपनी धीरे धीरे खुद पोर्टफोलियो के अंदर वीडियोस कम कर दी थी। ठीक है, अपनी पोर्टफोलियो के अंदर अपना जितनी भी आप एडिट्स कर रहे हो उसके अंदर जो बेस्ट वर्क है ना, वही अपने पोर्टफोलियो के अंदर डालो। जैसे आपका 5 वीडियो आपकी बेस्ट है, ठीक है, उसको और कैटेगरी वाइज, जैसे टॉकिंग हेड वीडियोज़ है, ये मैंने एडिट करी है, वॉइस ओवर की वीडियोज़ है, ये मैंने एडिट करी है, ऐसे सीक्वेंस वाइज एडिट कर रहे, वैसे पोर्टफोलियो बना सकते हो। ओके, मैं खुद भी अगर हायरिंग करता हूँ ना, तो जो भी ड्राइव वाला होता है ना, सबसे पहले मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि सबसे बकवास मुझे वही लगता है, अनप्रोफेशनल लगता है वो बहुत ज़्यादा। एक बंदा था, उसको क्या किया कि मैं देखा कि वहाँ पर रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। अब बताओ, मैं उसको रिक्वेस्ट भेजूंगा, वो एक्सेप्ट करेगा, फिर मैं उसको देख पाऊंगा। वही तो ये भी मतलब बहुत ज़्यादा। अपनी जो रिक्वेस्ट होती है ना, वो ऑल करके रखो कि सब देख सके। आपके क्लाइंट को भेज रहे हो तो वो देख सके, ये नहीं कि आप क्लाइंट को भेज रहे हो फिर वो रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर वो तुम एक्सेप्ट करोगे, फिर वो देखेगा तुम्हारी वीडियोस। देखो, मेरा पोर्टफोलियो कैसा रहता है, सबसे पहले मेल की बात करते हैं। ठीक है, अगर किसी को मेल करना तो मेल के अंदर ना सबसे पहले तुम राम कथा मत लिखो कि मैं इतने साल का हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। और कुछ लोग लिखते हैं मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे हायर कर लो। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्लाइंट को अनलेस वो तुम्हें नहीं जानता, उसे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हें पैसों की कमी है, कुछ भी है, तो तुम इतनी बड़ी राम कथा मत लिखो। तुम बस अपना मेन ये बताओ कि तुम स्टूडेंट हो, अपना कितना टाइम तुम एडिटिंग को दे सकते हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम रहते कहाँ हो, दिस मैटर्स अ लॉट। ठीक है, और तुम्हारा इंटरनेट स्पीड कितना है ये बताना बहुत ज़रूरी है, और तुम कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड अगर तुम पोर्टफोलियो डाल रहे हो, देयर आर द वेज, जैसे कि वेबसाइट अगर बनाते हो, या फिर आई यूज्ड PDF, मैं PDF में देता था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में फर्स्ट या सेकंड पेज पे तुम ना अपना शोकेस डाल दो। पता है कुछ लोग क्या करते हैं, ड्राइव का लिंक डाल देते हैं, सबसे पहले तो वो एक्सेस नहीं देते, बहुत टाइम लगता है, रिक्वेस्ट एक्सेस वाली चीज़ आती है। मुझे बहुत ही गुस्सा आता है जब मैं भी हायरिंग वगैरह करता हूँ ना एडिटर, तो देखता हूँ कि वो ड्राइव का लिंक भेजा रहता है, तो सबसे पहले मैं वही रिजेक्ट करता हूँ। भाई नवाब साहब को चाहिए कि हम उसे रिक्वेस्ट भेजें, वो एक्सेप्ट करे और हम कहें प्लीज हमसे एडिट करवा लो, एडिट कर लो हमारे लिए, हमारे लिए काम कर लो। हाँ, हमारे लिए काम बहुत नहीं लगता है। तो देखो, सबसे पहले तो ना एक ना वो मत बनाओ, स्टॉल मत बनाओ लाइब्रेरी उसके अंदर, ड्राइव के अंदर, कि ये मेरी शॉर्ट वीडियोस है, ये मेरी लॉन्ग वीडियोस है, ये मेरी कमेंट्री वीडियोस है। कैनवा साइट पे बनता है ना पोर्टफोलियो, कैनवा साइट पे बहुत बढ़िया बन जाता है, कैनवा भी बढ़िया बन जाता है। मैं अपने बहुत सारे एडिटर को रिकमेंड करता हूँ कि हाँ, और फ्री में ही बन जाता है, वेबसाइट भी मिल जाती है, बहुत अच्छा तरीका है कैनवा पे, और है ना। और क्या मैं सोर्स बताऊं? हाँ, सोर्स मतलब कैसे बना सकते हैं बेटर और मिस्टेक। देखो, ये सब लाइब्रेरीज मत बनाओ कि तुम ये तुम्हारी शॉर्ट है, ये तुम्हारी लॉन्ग है, ये तुम्हारी कमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री, ये सब चीज़ें ऐसे मत बनाओ। देखो, मैं रिकमेंड करता हूँ एक शो रील बनाओ, क्योंकि क्रिएटर बहुत बिजी है, क्रिएटर के पास टाइम नहीं है। ठीक है, वो तुमसे बात कर रहा है, तुम्हें अपने आप को फॉर्चुनेट मानना चाहिए कि वो अपने बिजी टाइम से तुम्हारे लिए टाइम निकाल रहा है। इवन इफ यू सी, अगर तुम्हारे एडिटर को तुम देख रहे हो तो तुम बहुत बिजी हो, राइट? तुम बहुत बिजी हो, तुम उसके लिए टाइम निकाल रहे हो, तो फिर इट मीन्स अलॉट। क्या तो तुम एक शो रील बनाओ, 50 से 60 सेकंड की बनाओ, उसके अंदर अपनी शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो सब कुछ शोकेस कर लो, एक मोन्टाज टाइप बना लो, जैसे कि वैलोरेंट खेलते हो, वैलोरेंट की मोन्टाजेस होती है ना, बिल्कुल जैसे ही तुम वीडियो एडिटिंग मोन्टाज बना लो, एंड उसके अंदर क्रिएटर को ये दिखा दो कि उसको तुम्हारी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, अगर तुम पिच कर रहे हो ट्रिगर्ड को, तो ट्रिगर्ड के टाइप का ही मोन्टाज डालो। ट्रिगर्ड को कैसे एडिट्स चाहिए होते हैं, ट्रिगर्ड को फंकी टेक्स्ट चाहिए होता है, साउंड इफेक्ट्स चाहिए होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए होता है, फास्ट पेस चाहिए होता है। तो तुम अगर इसी टाइप की ट्रिगर्ड को दिखाओगे तो देयर आर द मोर चांसेस दैट ट्रिगर्ड विल हायर यू। बट इफ यू विल शो हिम
कि ये ध्रुव राठी स्टाइल की दिखा दो, सो ही माइट गेट लेस इंटरेस्ट इन यू, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, अगर तुम ध्रुव को ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो, ठीक है, तो तुम क्रिएटर को वो चीज़ें दिखाओ जो उसे चाहिए, मेक देम फील दैट व्हाई डज अ क्रिएटर वांट यू एज एन एडिटर, तो ये चीज़ें दिखाओ, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो हो गया, एंड हर एक पेज के अंदर अपना ना कॉन्टैक्ट डिटेल जरूर डाल दो, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है, इतना ना लोग इतना बड़ा पोर्टफोलियो बनाते हैं, ऐसे लंबा लंबा स्क्रॉल कर, लास्ट में आता है कॉन्टैक्ट मी, छोटा सा प्लस उनका कोई नंबर वगैरह भी नहीं होता है, मतलब करे तो कहाँ, उनको मेल करें हम? मेल करें तो नवाब साहब लगे, प्लीज हम मेल कर रहे हैं, सुन लो मतलब यार ये छोटा छोटा जो मिस्टेक है ना, ये नहीं समझते हैं स्टार्टिंग में बंदे। और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। अगर मान लो तुमने अटेंशन बना लिया, अपना पोर्टफोलियो दिखा लिया, उसके बाद अगर तुम्हारा कॉन्टैक्ट नहीं पहुंच रहा ना, तुम्हारे लिए बहुत एल मोमेंट है ये, तुम्हारा कॉन्टैक्ट तक नहीं पहुंच रहा क्रिएटर की वजह से ना। मैं एक कुछ दिन पहले एक मतलब रिव्यू कर रहा था ऐसे ही पोर्टफोलियो, मैं देखा, बोले नंबर कहाँ है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ओके, मतलब नंबर कहाँ है? अच्छा तुम्हारे साथ सच में हुआ था? हाँ, मतलब अच्छा, मतलब कहाँ है? फिर मैं उसको देखा, मेल आईडी डाला हुआ था, मैं बोला भाई अब मैं मेल करूं, अब बताओ। वाओ, देखो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि तुम्हें ना सिर्फ अपना नंबर मत डालो, क्योंकि शुरुआत में जरूरी नहीं है कि क्रिएटर तुमको नंबर पे ही ऐड करे। बिल्कुल, इंस्टाग्राम आईडी डालो, इंस्टा डालो, डिस्कॉर्ड, देखो क्या क्या चीजें क्रिएटर यूज करता है, डिस्कॉर्ड यूज करता है, ठीक है, इंस्टाग्राम यूज करता है, व्हाट्सएप अपना नंबर डालो, अगर उसने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, मेल तो डालो ही डालो, मेल से तो तुम कर ही रहे हो, या दीज आर द थिंग्स यू कैन पुट ऑन, ट्विटर डाल दो अपना, ठीक है ना, लिंक्डइन डाल दो, अपनी प्रोफाइल दिखानी है तो, है ना, और या फिर अपना कुछ और कोई काम शोकेस वगैरह करना है, ये सब चीजें। रिसेंट में कोई वीडियो एडिट किया वो दिखा सकते हो। एग्जैक्टली, रीसेंट काम दिखाना बहुत जरूरी है ना। और पता है कुछ लोग तो भाई क्या करते हैं, रीसेंट वगैरह दिखाने के चक्कर में चोरी करके एड डाल देते हैं। मैंने पता क्या किया था, एक ना क्रिएटर है भूपेश वाइटी, भूपेश 20 वर्षों का एक्साइटर है, तो उनके मैंने वीडियो एड कर दी, मैंने ऐसे डालता कि उनकी वीडियो दिखा दी और नीचे टाइमलाइन दिखाई थी, एक बंदे ने सेम उसको कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, उस पे फाइवर पे डाल दिया, और उसको क्लाइंट मिल रहे हैं भाई बंदे को, मतलब मैं वाह काम मैंने करा, मेहनत मैंने करी, क्लाइंट तू पा रहा है। इवन मैंने इस पर्पज से नहीं डालता कि मेरे को क्लाइंट चाहिए, मैंने इस पर्पज से डालता कि मेरे को लोगों को दिखाना है कि मैं कैसा काम करता हूँ, बेसिकली मेरे को फ्लेक्स करना था अपने एडिट का, ठीक है, तो इसलिए मैं डालता, पर भाई बंदा उससे क्लाइंट ले रहा है, बस लाइक वो, तो मैंने भाई जब से सोचा कि मैं वाटर मार्क डालूंगा, तो हाँ ये भी चीज़, अगर तुम भी अपना कोई वर्क दिखा रहे हो तो वाटर मार्क डालो, क्योंकि देयर आर द स्टीलर्स, देयर आर द बैड पीपल हु आर लुकिंग आफ्टर यू, कि कैसे चुरा सके, ये सब चीज़ें कर सके, तो वाटर मार्क भी डालो अपना। ओके, पोर्टफोलियो दो तरीके हैं, या तो आप अपनी वेबसाइट वगैरह बना लो, मेरे लिए तो मेरा पोर्टफोलियो मेरा इंस्टाग्राम ही था, ठीक है, और मेरे को किसी ने सजेशन भी यही दिया था कि पोर्टफोलियो वगैरह कुछ मत बनाओ, पोर्टफोलियो इंस्टाग्राम को ही बनाओ, पर्सनल ब्रांडिंग भी होगी, फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, और किसी को पोर्टफोलियो दिखाना पड़ेगा अपना इंस्टाग्राम दिखा दो, तो इंस्टाग्राम बढ़िया होता है, वेबसाइट बढ़िया होता है। गूगल ड्राइव सबसे बेकार पोर्टफोलियो है, क्योंकि गूगल बिल्कुल इमेच्योर है, मतलब काफी सारे मेरे पास, अगर मेरे को वीडियो एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है ना, मैं स्टोरीज वगैरह डालता हूँ, मेरे पास गूगल ड्राइव आती है ना, तो मैं नहीं देखता खोल, मैं खुद ही नहीं देखता भाई, क्योंकि काफी सारों का होता है एक्सेस नहीं दे रखा होता लोगों ने, तो बहुत इमेच्योरिटी वाली चीज़ है। मतलब अगर दो तो मतलब कुछ ऐसा, तो या तो वेबसाइट दिखे, अच्छी दिखे वेबसाइट, आजकल बहुत अच्छी बनाते हैं लोग, या फिर अपना इंस्टाग्राम को ग्रो करते हुए चलो, इंस्टाग्राम ग्रो करते हुए चलोगे तो क्लाइंट की जरूरत ही नहीं होगी किसी को दिखाने की। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बिल्ड करें? कम्युनिकेशन स्किल तो देखो यार टाइम के साथ आ जाती है, लाइक ऐसा रहे कि आप पहले दिन से कम्युनिकेशन स्किल अच्छी कर लोगे। आप बस जो चीज़ कर सकते हो यही है कि जब भी क्लाइंट से बात कर रहे हो तो जस्ट साउंड इंटरेस्टेड, कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हाँ कितने मिनट की वीडियो है, कितना पैसा दोगे, बस बात खत्म। आप अगर सजेस्ट करोगे चीज़ें उसको कि हाँ इस पॉइंट पे आपने ये चीज़ बोली है, अगर आप नेक्स्ट टाइम या फिर आप इसी वीडियो में दोबारा शूट कर सकते हो तो ये चीज़ एक्स्ट्रा शूट कर लो, अच्छी लगेगी इस जगह पे, या फिर आप नेक्स्ट टाइम शूट करो तो यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखना, बेटर कर सकती है ये चीज़ आपकी वीडियो को। तो जिस चीज़ में बेसिकली आपको पैसा नहीं मिल रहा है, अगर आप वो चीज़ उसको सजेस्ट कर रहे हो तो वो एक बहुत अच्छा बॉन्ड बिल्ड करता है क्लाइंट के साथ। एंड कम्युनिकेशन स्किल उतनी मैटर नहीं करेगी अगर आप एक अच्छा बॉन्ड बिल्ड कर पा रहे हो तो। एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो आप डे 1 से कर सकते हो कि हाँ आपको वीडियो में, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है ना, हम एडिट कर रहे हैं, हमें लगता है यार क्या शॉट लिया यार ये इसने, इसे ऐसे शूट कर लेता तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता। वो चीज़ आप ऐसे बोलने की जगह उस क्लाइंट को एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि यार ये वाला शॉट इस पॉइंट पे आपने लिया है, इट इज़ गुड बट इट कैन बी बेटर, ऐसे ऐसे करके आप इसे बेटर कर सकते हो। जस्ट सजेस्टिंग, आपको मन हो तो आप कर लेना, वरना कोई इशू नहीं है। बस वो चीज़ क्लाइंट को लगती है कि यार हाँ ये इंटरेस्टेड है मेरे काम में, समझ रहा है मेरे काम को, मुझे सजेशंस भी दे रहा है। तो काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके लिए मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल वो सजेशन मांगते हैं मेरे से चीज़ों का कि हाँ भाई इस जगह पे कैसे कर सकते हैं, यार वीडियो भेजते हैं, थंबनेल भेजते हैं, कैसा लग रहा है। तो वो सब चीज़ें रहती हैं, वैसे आप बिल्ड कर सकते हो। और भले ही मैं उनके लिए काम नहीं कर रहा, बट उनके पास कोई भी क्लाइंट आता है जिसको रिक्वायरमेंट है तो वो मेरे को ही फॉरवर्ड करते हैं। तो ऐसी चीज़ें काम करती हैं। पहले तो मैं चैट वगैरह करती थी क्लाइंट से, मीटिंग वगैरह नहीं करती थी, क्योंकि मतलब कम
कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था पहले मेरा, ठीक है। अब मैं मीटिंग करने लगी ऑनलाइन, मतलब गूगल मीट पर, तो फेस टू फेस मैं मीटिंग करती हूँ क्लाइंट से। कुछ स्टेप्स होते हैं वो जो आप देख सकते हो कि आप क्लाइंट से कम्युनिकेट कैसे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको एक्ट करना है कॉन्फिडेंटली क्लाइंट के सामने। चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज में उनसे बात कर रहे हो, कैसे ही बात कर रहे हो, आपको एक्ट करना पड़ेगा कॉन्फिडेंटली, कि आप अपनी स्किल को लेकर भी कॉन्फिडेंट हो, आप अपने प्राइस को लेकर भी कॉन्फिडेंट हो, आप जितना एक्स अमाउंट उनसे चार्ज कर रहे हो आप उतनी सफिशिएंट उन्हें एडिटिंग करके दे रहे हो। तो ये सब काफ़ी अच्छी तरह करना पड़ेगा क्लाइंट के सामने। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपनी स्किल को लेकर तो क्लाइंट ना वो क्या करता है कि आपके प्राइस कम कर देता है कि आप इतना अमाउंट चार्ज कर लो। हमारा पहले वाला एडिटर तो इतना चार्ज करता था बस। ओके, और कोई वीडियो वगैरह रिकमेंड करना चाहोगे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करने के लिए? कम्युनिकेशन स्किल को बिल्ड करने के लिए ना आपको कम्युनिकेट ही करना पड़ेगा लोगों से, क्योंकि आपको ना मतलब आप ये देख सकते हो कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो। कुछ ना स्टेप्स होते हैं कि आपको क्लाइंट से क्या क्या पूछना पड़ता है स्टार्टिंग में। क्या सबसे पहले आप क्लाइंट के हाय हेलो, ठीक है, फिर उसके बाद आप क्लाइंट की जो वीडियोस है उसके बारे में समझो, ठीक है। समझने के बाद आप लास्ट में, ठीक है, आप डेडलाइन वगैरह को अच्छे से डिसाइड कर लो। और जो भी डेडलाइन आप क्लाइंट को दे रहे हो ना कि आप 11 तारीख को आप उसको वीडियो प्रोवाइड कर दोगे, तो 11 तारीख से पहले उसको वीडियो प्रोवाइड कर दो। इससे ना काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है क्लाइंट के ऊपर कि हाँ ये तो मुझे डिले लाइन से पहले प्रोवाइड कर रहा है। कुछ लोग क्या होते हैं कि वो डिले लाइन के बाद देते हैं, ये लो इतने बजे, और वो तो क्लाइंट का कॉल भी नहीं उठाते कि अभी तो मेरी वीडियो एडिट नहीं हुई, अब मैं क्लाइंट का कॉल नहीं उठा रहा कि वो मुझे क्या बोलेगा क्या नहीं, वो फेस नहीं कर पाते ये सब चीज़ें। तो जो डिले लाइन वो बोल रहा है ना उससे पहले प्रोवाइड कर दो क्लाइंट को। काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाता है क्लाइंट के ऊपर और वो आगे आपसे काम कराता है। बिल्कुल, आप अगर मैसेज वगैरह का रिप्लाई टाइमली करते हो ना तो लगता है कि सामने वाला भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, नहीं तो ऐसा लगता है कि ये मेरे वर्क को कोई सीरियस ही नहीं ले रहा वो बिल्कुल भी मेरे वर्क को। क्योंकि क्लाइंट का क्या होता है, उसको ना इस टाइम पर पोस्ट करना होता है, तो उसको वीडियो तो चाहिए, और आप उसका ना कॉल का रिप्लाई दे रहे हो ना मैसेजेस का रिप्लाई दे रहे हो, तो क्लाइंट फिर चला जाता है आपके हाथ से कि भाई ये तो मुझे दे नहीं रहा है, मेरी वीडियो का टाइम हो जा रहा है, फिर वो दिक्कत रहती है। इंडियन क्लाइंट के साथ स्पेशली ये सब चीज़ें रहती है। देखो क्रिएटर्स है ना, सबसे पहले तुम्हें अगर बात बिगिन करनी है ना उससे सबसे पहले तो हाल चाल पूछो, मेक देम फील सिक्योर एंड फ्रेंडली, ठीक है। उसको ऐसा फील कराओ, ये नहीं कि हाय क्या प्रोजेक्ट है अपना बताओ, दिस इज नॉट द वे। यू मस्ट आस्क कि हेलो कैसे हो, ये सब तरीका वगैरह पूछो, एंड देन उसके बाद तुम उसके प्रोजेक्ट के बारे में जान सकते हो रेदर देन आस्किंग कि लाइक इस प्रोजेक्ट में क्या करना है। तुम ये जान सकते हो कि कोई रेफरेंस वगैरह है तुम्हारे पास काम क्या, कि लाइक इस वीडियो को तुम चाहते हो कि इस तरीके से काम करो इस वीडियो पे। और सबसे पहले ना तुम किसी भी क्रिएटर से ना कॉल वगैरह पे बात आउट ऑफ द ब्लूज मत करना कि तुमने देखा कि ध्रुव राठी बहुत अच्छे वैसे देखा तो मैं ध्रुव को कॉल कर लेता हूँ, उससे वो लाइक उसका मेरे पे आया उससे बात कर लेता हूँ। तो बिफोर वॉचिंग एनी कॉन्टेंट तुम क्रिएटर से बात मत करना, सबसे पहले उसके कंटेंट को एनालाइज करो, देखो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैंने ना मिथिलेश भैया कॉल किया, मिथपैडो कॉल किया, और उन्होंने ना कोई रेफरेंस दे दिया अपनी वीडियो का और मैं समझा नहीं, कितना डम चीज़ नहीं होगी कि मैं उनके लिए एडिट करना चाह रहा हूँ और मेरे को पता ही नहीं कि उनके एडिट में होता क्या। अब देखो ये चीज़ है कि मैं उनका कंटेंट देखता हूँ, आई एम हिज फैन, तो मेरे को उनका कंटेंट पता है। बट अगर इन सम केसेस इफ यू डोंट नो द कंटेंट ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च एंड एनालाइज उसका कंटेंट क्या है, सो दैट तुम उसके जैसे वो जो जिस रेफरेंस पे वो बातें बोल रहा है, जो जोक्स मार रहा है, जो मीम्स मार रहा है, तुम रिलेट कर पाओ, ठीक है। जितनी बातें रिलेटेबल होती है ना उतना ही बात करने में मजा आता है, ठीक है। हम दोनों ही बात कर रहे हैं, वी बोथ आर राइटर्स, तो हमारी बातें रिलेट हो रही, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग विद यू, राइट। सो तुम ये चीज़ रखो, रेफरेंस वाली बातें करो एंड रिलेटेबल बातें करो एंड बी एज कूल एज यू कैन। लाइक एकदम ये नहीं कि हेलो सर मैं पंजाब नेशनल बैंक से बात कर रहा हूँ, ऐसे एकदम फॉर्मल भी मत बनो, और ऐसे भी नहीं कि एकदम तुम चेयर पे लेट के काम कर रहे हो। टॉक इन एन एलिगेंट वे। देखो मैं तो ऐसी तरीके से बात करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे बाकी देखो मेरे को भी इंप्रूवमेंट करनी है अपनी टॉकिंग स्किल्स के ऊपर, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ बात करो जितना हो सके, अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाओ। ऑनलाइन फ्रेंड्स भाई बहुत मस्त तरीका होता है भाई गेम खेलने के लिए, ठीक है। मैं खेलता हूँ अमंग अस खेलता हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ, तो उनके साथ बातें करने में बहुत मजा आता है और लाइक तरीके से बात होती है एकदम, जैसे माइक वगैरह ऑन है तो तुम यू विल बी नोइंग कि कैसे बात करी जाती है। तो भाई गेम वगैरह खेला करो, अगर तुम्हें कैसे बात करनी है गेम वगैरह खेलो, ऑनलाइन गेम्स खेलो। एंड मैं पर्सनली पता है क्या सीखा,
सुहानिशा जानते हो? हाँ, सुहानिशा बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके शी इज़ अ ग्रेट स्पीकर, शी इज़ माई इंस्पिरेशन, शी इज़ माई फेवरेट पर्सन, ठीक है? तो इन एवरी वे, आई मीन अच्छे वे में, ठीक है, शी इज़ माई फेवरेट, ठीक है? तो उन्होंने ना, उनकी एक बात मेरे को हमेशा याद रहती है, वो कहती हैं कि ना कि ज़रूरी नहीं है कि तुम अगर इंग्लिश में बात कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो तुम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट वर्ब वगैरह ये सब यूज़ कर रहे हो। द थिंग मैटर इज कि तुम कितने कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो, ठीक है? अगर कॉन्फिडेंटली बात करते हुए मैंने अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी ना, तो फिर बंदा इग्नोर कर देगा। बट अगर तुम द इज द इंग्लिश इज द ऐसे करके बात करोगे, तो फिर एक तो भाई तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो बोलो मत, ठीक है? और अगर बोलने की कोशिश कर रहे हो तो फिर एक्ट कॉन्फिडेंट, ठीक है? एक्टिंग करो कॉन्फिडेंट होने की। अभी भी पता है पॉडकास्ट के अंदर मेरे को पता है मैंने बहुत मिस्टेक करी होगी इंग्लिश में बात करने पर, तुमने नोटिस नहीं करी होगी क्योंकि मैं फ्लुएंटली कॉन्स्टेंटली बात करे जा रहा हूँ। तो ये चीज़ होनी चाहिए, दैट इज व्हाट आई रिकमेंड। ओके, एक्ट कॉन्फिडेंट। कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती हैं। आपने ये क्वेश्चन पूछा, कम्युनिकेशन स्किल का मैं बताने वाला था, क्योंकि अगर हम क्लाइंट से बात करते हैं ना, तो क्लाइंट कम्युनिकेशन स्किल के बेस पे भी जज करता है, ठीक है? आपको मतलब बोलना आना चाहिए, सेल्स स्किल होनी चाहिए आपके अंदर, बेचने वाली कला। बेचने वाली कला मतलब ऐसे नहीं कि लगे क्लाइंट को बेच रहे हो लेकिन आपने बेच दिया, तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती हैं। काफी सारे क्लाइंट होते हैं जो जिनमें इंग्लिश भी आनी चाहिए आपको, क्योंकि कुछ बाहर के फॉरेनर क्लाइंट होते हैं, आप उनको छोड़ तो सकते नहीं हो क्योंकि अच्छा अमाउंट पे करते हो। कम्युनिकेशन स्किल को धीरे धीरे करके साथ में ग्रो करो, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, क्योंकि आगे बहुत काम आती है सेल्स में। अगर क्लाइंट को आप कुछ भी पिच कर रहे हो, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप खुद का वीडियो बनाओ, वहां से खुद ही इम्प्रूव हाँ, खुद का वीडियो बनाओ, मतलब कैमरा को फेस करो आप धीरे धीरे करके। उससे आप में मतलब कम्युनिकेशन स्किल आप धीरे धीरे अच्छी भी होगी, और कैमरा को आगे अगर आपको कंटेंट भी बनाना है तो कैमरा हेजिटेशन नहीं होगा आपको, कैमरा फ्रेंडली बन जाओगे धीरे। और होना चाहिए, क्योंकि आपको अपना कंटेंट बनाना चाहिए शुरुआत से। अपने कंटेंट पे अगर एडिटिंग कर रहे हो तो अपने कंटेंट पे ट्राई करो। बिल्कुल, मैंने भाई अपना जर्नी जब स्टार्ट किया था कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, मुझे खुद ही नहीं पता था कि कैमरे के सामने आकर क्या बोलना है। मेरा अगर कोई फर्स्ट वीडियो जाके देखेगा तो मुझे भाई लिटरली पता ही नहीं था। मैं बता रहा था व्हाट इज इंटर्नशिप, और सच में कुछ भी, मतलब कि आज मैं देखता हूँ ना तो एकदम मेरे को फनी लगता है कि भाई तो क्या ही बना रहा था। वो इम्प्रूवमेंट दिखती है ना जब, तो मजा आता है। अपनी पुरानी वीडियो को काफी सारे लोग आर्काइव में कर देते हैं, बट नहीं करना चाहिए, वो जर्नी दिखनी चाहिए। मेरे को भी आज अच्छा लगता है कि यार मैं फर्स्ट अगर वीडियो डाली थी तो मैं इस तरीके से बोलता था, वो धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट दिखा ना, तो अच्छा लगता है कि यार है। वही एडिटिंग में भी वही होता है, एडिटिंग में भी वही होता है कि आप फर्स्ट वीडियो जो एडिट किए हो और आज जो आप कर रहे हो, तो वो डालो, वो लोगों को भी दिखना चाहिए, लोगों को लगेगा पीछे का इसका डेडिकेशन, हार्डवर्क कितना है। मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं एडिटिंग से, तो कैसे कमा सकते हैं? 1 लाख अमाउंट ही आपका टारगेट है, लेकिन डिपेंड करेगा। अगर आपको 1 लाख से ऊपर स्केल करना है तो इट्स बेटर कि आप टीम बिल्ड कर लो, बिकॉज एक लिमिट है आप अकेले कितना कर सकते हो उसकी, है ना? आप कितने भी अच्छे से अच्छा क्लाइंट ले लोगे तो आप 1-1.5 लाख से ऊपर अकेले नहीं जा पाओगे। राइट। मतलब ये चीजें स्टार्टिंग में बिगनर में समझ में नहीं आता है, लगता है कि अरे हम खुद कमा लेंगे 4 लाख 5 लाख रुपया फ्रीलांसिंग से कमा लेंगे, वो एक मिथ होता है। लेकिन आपको टीम की तरफ जाना ही पड़ता है एट द एंड, अगर आपको बड़ा अमाउंट कमाना है तो। ट्रू, लाइक कर सकते हो, जैसे बहुत रेयर होता है, लेकिन वो आप बहुत ही किसी बड़े लेट्स से मिस्टर बीस्ट की टीम में काम कर रहे हो, अली अब्दाल की टीम में काम कर रहे हो, तब बात अलग है, पर वो बहुत रेयर केस सिनेरियो। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर आपको 1-1.5 से ऊपर जाना है तो 1 लाख एक अमाउंट है जहाँ आप ठीक है वो आप अकेले कर सकते हो, अचीवेबल है अकेले। 2 लाख भी अचीवेबल है अकेले, थोड़ा सा रेयर केस में जाएँ तो, बट उससे ऊपर तो मतलब बहुत ज़्यादा रेयर हो जाता है फिर वो। ओके, बहुत सारे फ्रीलांसर फेल हो जाते हैं, वो मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आप क्या करना चाहोगे और क्या तरीका है जिससे इंसान रेगुलर फ्रीलांसिंग में बने रहे, फेल ना हो? ओके, तो काफ़ी सारे लोग जो फेल होते हैं वो यूजुअली स्टार्ट में ही ड्रॉप कर देते हैं, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना मैंने देखा है। क्योंकि अगर कोई अच्छा खासा अमाउंट जनरेट एक बार करने लगता है तो उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको मार्केट का इतना आइडिया हो जाता है कि शायद उसको ड्रॉप करने की जरूरत पड़े नहीं। एक बने रहना फ्रीलांसिंग में एक ऐसी चीज़ है कि देखो, जॉब होती है जिसके लिए आपको एक बार एफर्ट करना होता है, ठीक है? आप एक बार एफर्ट कर रहे हो, आपको जॉब मिल गई, फिर आप जब तक जॉब चेंज नहीं कर रहे हो तब तक आपको एफर्ट उतना करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत कम एफर्ट पे काम चला सकते हो। फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे आपको ऑलमोस्ट डेली एफर्ट करना है, कि आज आपके पास क्लाइंट नहीं है तो आपको दोबारा एफर्ट डालना पड़ेगा, अगर क्लाइंट चला गया तो आपको अगले क्लाइंट के लिए फिर से एफर्ट डालना पड़ेगा, नहीं भी गया है तो आपको स्केल करना है, उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। तो काफ़ी एफर्टफुल चीज़ होती है, इसलिए मैं काफ़ी बार अपनी वीडियो में बोलता भी हूँ कि अगर आप इतना एफर्ट दे सकते हो, अगर आप कर सकते हो इतनी मेहनत, तो ही स्टार्ट करो फ्रीलांसिंग। अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते, अगर आप पसंद नहीं है आपको ये चीज़,
ये फील्ड आपको बिजनेस में नहीं एंटर करना, आपको वीडियो एडिटिंग पसंद नहीं है तो भाई मत आओ। एफर्ट बहुत है, अगर आपको स्केल करना है तो बहुत एफर्ट है। काफ़ी लोग इसलिए ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि उतना एफर्ट होता नहीं है लोगों से। अगर तुम सिर्फ ये देख के चलोगे ना कि तुमको सिर्फ पैसे कमाने हैं, तो तुम प्रोजेक्ट को वो वैल्यू नहीं दोगे। तुम्हें बस ये रहेगा, आज मेरे पास सुबह प्रोजेक्ट आया, शाम को कर दिया, पैसे मिलेंगे, दैट्स इट, मेरी छुट्टी, 1 लाख कमाने हैं। तुम्हें भाई प्रोजेक्ट को रिस्पेक्टिवली चलना होगा। तुम्हें उस प्रोजेक्ट को पता है, ये मानना पड़ेगा कि वो प्रोजेक्ट तुम्हारा है, तुम अपने लिए कर रहे हो, ठीक है। मनी इज ऑलवेज अ साइड थिंग। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैं उनके साथ भाई मनी ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं पैसे को हमेशा सेकेंडरी रखता हूँ। मेरा मेन ये होता है कि आउटकम अच्छा है, क्योंकि अगर वीडियो अच्छी नहीं निकल के आएगी ना, तो फिर क्लाइंट तुम्हारे साथ आगे काम करेगा नहीं, आगे काम नहीं करेगा। और अगर मान लो कोई बड़ा क्रिएटर है, जैसे कि ट्रिगर्ड इंसान है, तो ट्रिगर्ड इंसान किसी को रिकमेंड नहीं करेगा तुम्हें, क्योंकि वो बस पैसे के लिए काम कर रहा है। तो ये गोल रख के कभी काम मत करो कि तुम्हें 1 लाख कमाने हैं, ये साइड में रखो। क्योंकि इफ यू वांट टू अर्न आईफोन, तुम्हें ये सब चीजें लाइक छोटी छोटी चीजें होती है जो खुशियां देती है, ये सब तुम साइड में रखो। क्योंकि देखो, तुम अगर दिल से प्रोजेक्ट करोगे ना, तो तुम्हें पता है पैसे आएंगे, ठीक है, तुम्हें नहीं रोकने वाला कोई पैसे कमाने से। तो ये चीज लेके चलो कि भाई प्रोजेक्ट को अपना मान के चलो। भाई मैं खुद भी मानता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रिएटर है और चीज़ें स्टार्ट कर रहा है, तो अगर फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग का करियर ये स्टार्ट कर रहा है, तो उसको पैसा नहीं देखना चाहिए, उसको देखना चाहिए उसके अंदर जो चुल आ रहा है कि नहीं। एग्जैक्टली वही चीज वीडियो एडिटिंग में चुल आ रहा है ना, बस पैसे तो वही कमा लेगा। एग्जैक्टली है कि नहीं? तुम्हारा मन करेगा जब भी तुम कर पाओगे ना, ये तो है। और वो पैसे के पीछे भागेगा, फिर वो चीजें कमा नहीं पाएगा। अगर ऐसे थॉट आ रहे हैं तो ही तुम वीडियो एडिटिंग चुनो, सिर्फ 1 लाख देख के मत चुनो। भाई देखो, 1 लाख वीडियो एडिटिंग में कमाना मुश्किल नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैंने कमाए भी हैं, मतलब मैं इनकम रिवील नहीं करूंगा, मैं लास्ट ठीक है। हाँ देखो, मुश्किल नहीं है, तो तुम ये गोल रखो कि तुम्हें अपने प्रोजेक्ट को दिल से करना है, तो तुम कमा लोगे। इट्स नॉट अ हार्ड टास्क। फिर भी अगर कैसे, अगर मान लो कमाना हो तो क्या सोर्स है? देखो, ऐसे क्लाइंट्स को तुम अप्रोच करो जो कि तुम्हारे परमानेंट बन सके, ठीक है, जो रेगुलर अपलोड करते हो। ऐसे नहीं कि कोई तुम्हारे पास साइड से आ गया, तुमने उसका प्रोजेक्ट कर दिया, दे दिया, अब तुम बैठ के इंतजार कर रहे हो यार अगला क्लाइंट कौन हो सकता है। ऐसे वाले मत करो। अब ऐसे क्लाइंट ढूंढोगे स्टार्टिंग में तो, लेकिन बड़े क्रिएटर तो मिलेंगे नहीं, तो स्टार्ट कहाँ से करें फिर? बता तो, छोटों से स्टार्ट करो, फिर बड़ों को पिच करो, मेल करो क्रिएटर्स को, ट्विटर पे डालो। क्योंकि अभी क्रिएटर्स ना ट्विटर आजकल हर क्रिएटर यूज करता है, ठीक है। ट्वीट्स वगैरह पे लफड़े वगैरह होते रहते हैं और सबसे होते रहते हैं, तो हर कोई देखता है ट्वीट वगैरह, तो तुम ट्विटर पे डालो। लिंक्डइन यार, लिंक्डइन पे देखो, मैं नहीं सोचता कि कोई मिथ पैट रोज लिंक्डइन चेक करता होगा। बिल्कुल, आई डोंट थिंक सो यार। लेकिन बहुत सारे फाउंडर और क्रिएटर तो हैं जो यूज करते हैं। पर देखो, मैं अपनी नीश बता रहा हूँ ना, जैसे कि मैं इन यूट्यूबर्स के साथ काम करता हूँ जो मेन स्ट्रीम वाले होते हैं, जिनके लाइक प्रोजेक्ट ऐसे आने लगते हैं कि तुम मंथली इनके साथ मस्त काम कर लोगे। ऐसे वाले लिंक्डइन देखो मोस्टली आई डोंट थिंक सो यूज़ करते हैं, ठीक है। तुम ट्विटर यूज़ करो, तुम मेल करो, एंड लिंक्डइन इफ यू वांट टू गो लाइक रियली प्रोफेशनल, यू वांट टू वर्क विद टाटा बिरला अंबानी, तो देन यू कैन गो लिंक्डइन, है ना, जब तुम लिंक्डइन के साथ जा सकते हो। बट अगर ऐसे क्रिएटर्स के पास जाना है तो तुम ये तरीके यूज़ कर सकते हो। डिपेंड ये करता है कि आप मतलब खुद कर रहे हो या फिर काम को डाइवर्सिफाई कर रहे हो। अगर खुद करोगे तो पूरा दिन मतलब 12-12 घंटे बैठा रहना पड़ेगा सिस्टम पे। अगर और वीडियो एडिटर्स में बांट दोगे तो आपको कम टाइम बैठना पड़ेगा, 2-4 घंटे आपने खुद कर दी बाकी, लेकिन वो आपका वाला आउटपुट निकाल पाएंगे बाकी लोग या नहीं, ये डिपेंड करता है उन पे। क्योंकि अगर आप क्लाइंट से बात करके अगर काम ले रहे हो तो वो आपके फेस पे दे रहा है, आपका काम देख के दे रहा है। दूसरे वीडियो एडिटर का काम क्या होगा वो दिख जाएगा काम में। तो 1 लाख से काफी ज्यादा कमा सकता है, बहुत छोटी अमाउंट है। वीडियो एडिटिंग में बहुत पैसा है, ओके, आगे बहुत पैसा है 2025 में। एक ग्राफ चार्ट देख रहा था मैं गूगल का, तो उसमें SEO, ठीक है, और वेब डिजाइनर, इन सब का मतलब डेटा था। तो उसमें देखा था मैंने, वीडियो एडिटर का सबसे पीक पे था। कभी देखना अब गूगल का एनालिटिक्स वगैरह आता है, 2025 में प्रिडिक्शन करता है गूगल, तो उसमें वीडियो एडिटर का सबसे ऊपर था पीक पे। तो कुछ तो सोच के डाला होगा। वीडियो एडिटिंग में बहुत पैसा है, मतलब ये इंडस्ट्री में चलने वाला है 2-4-5 साल बहुत चलने वाला है।